हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है और यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप इसको। तो जैसा कि आपको पता है कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की है और 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की हैं और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी एसेट्स और जो भी इसमें बिलोंगिंग है उनको सीज कर लिया है। देखा जाए तो ये अब तक की एनआईए की सबसे बड़ी कार्यवाही है, इतिहास की सबसे बड़ी कार्यवाही एनआईए ने अब की है। लेकिन देखा जाए तो पीएफआई के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी तो की गई है और गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन अभी तक इसको बैन नहीं किया गया। लेकिन बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इंटरनेट पर दुनिया भर में ये डिमांड कर रहे हैं कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए कि इसका बहुत सारे गैरकानूनी कामों में हाथ सामने निकल कर आ रहा है। तो देख लेते हैं कि आज ये पीएफआई को किस तरह से बैन किया जा रहा है या नहीं, और ये बैन करने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसीजर है बैन करने का और किसके हाथ में पावर होती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ 18, टोटल बैन ऑन पीएफआई। क्या टोटल बैन लगेगा पीएफआई के ऊपर? यस, हाँ जी, बट नॉट सो सून, यानी कि इतनी जल्दी भी नहीं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है आगे। और इसी तरह से इंडिया टुडे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सोशल आउटफिट टू फेसिंग बैन, यानी कि यहाँ पर जो सोशल आउटफिट से बैन फेस कर रही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन द नो ऑफ द मैटर, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बैन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को बैन करने का प्लान कर रही है। अब ये कैसे है वो आगे देख लेते हैं हम। तो बात करते हैं कि मामला क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि पीएफआई के दर्जनों ठिकानों पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और देश की टॉप एजेंसी है, उसने छापा मारकर 100 से भी ज़्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया है और कई सारी लोकेशन को सीज कर दिया है। एनआईए के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है, जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कंट्रोल रूम भी बने थे और स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ की भी मदद ली गई थी, तो तब जाकर ये छापेमारी की गई है। लेकिन जिस तरह से पीएफआई का नाम कई मामलों में सामने आ रहा था, जैसे कि आरएसएस के नेताओं को टारगेट करना, देश में इस्लामिक रूल की बात करना, दो कम्युनिटी के बीच सद्भावना को बिगाड़ना और देश के खिलाफ कई आपराधिक साजिश रचना, तो इन सब को देखते हुए पीएफआई को बैन करने की मांग उठती रहती है। और जब से पीएफआई के ऊपर छापेमारी की गई तो तब से पीएफआई को बैन करने की मांग स्पीड अप हुई है, यानी कि तेज हो गई है। तो ऐसे में बात करते हैं कि किसी संगठन को आतंकवादी संगठन किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बैन लगता है और बैन लगने के बाद क्या क्या होता है। आज इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो देखिए, किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट को देखा जाता है और इसके सेक्शन 2M को देखें तो यहाँ पर क्लियर ये बताया गया कि कौन एक प्रतिबंधित संगठन होगा कौन नहीं होगा। और यूएपीए के सेक्शन 2M के अकॉर्डिंग एक आतंकवादी संगठन वो संगठन है जो यूएपीए के शेड्यूल के अनुसार लिस्टेड है और वो संगठन भी एक आतंकवादी संगठन है जो इसके प्रतिबंधित संगठन के नाम से चल रहा है, यानी कि कोई और सा संगठन होगा लेकिन इसके नाम से चल रहा है ना, तो वो भी एक आतंकवादी संगठन ही होगा। और यूएपीए के शेड्यूल 1 के अनुसार अब तक टोटल 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन माना गया है, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि एलटीटीई शामिल है। लेकिन अगर बात पीएफआई की जाए तो पीएफआई अपने आप को एक सामाजिक संगठन कहता है, जिसका काम है लोगों को एम्पावर करना, दबे कुचलों की आवाज़ उठाना, सामाजिक न्याय और सुरक्षा करना। लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पीएफआई को एक टेरर फंडिंग और अनरेस्ट को बढ़ावा देने वाले संगठन के रूप में एक्यूज करती है और बोलती है कि ये संगठन आतंकवाद फैलाने का काम करता है। लेकिन अभी तक पीएफआई को बैन नहीं किया गया है और जो एक्शन एनआईए ने पीएफआई के अगेंस्ट लिया है उसको पीएफआई ने कंडेम किया है और ये बोला है कि ये एक हैरेसमेंट है ताकि पीएफआई को डराया जा सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत के संविधान के अनुसार किसको प्रतिबंधित संगठन डिक्लेयर करने का अधिकार दिया गया है। तो देखिए, ये पावर केंद्र सरकार के हाथ में है कि किसी एक आतंकवादी संगठन को घोषित करना है या नहीं, किसे करना है किसे नहीं करना है। यूएपीए के सेक्शन 35 के अनुसार केंद्र सरकार किसी भी ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है जो आतंकवाद फैलाता हो और आतंकवाद से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो, और केंद्र अगर चाहे तो किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन की सूची से बाहर भी निकाल सकता है। अगर उसे लगे कि अब यह संगठन आतंकवाद नहीं फैला रहा है और हमेशा शांति का रास्ता चुन लिया है इसने, तो तब कोई दिक्कत नहीं होती है। और किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने से पहले 4 चीज़ें देखी जाती हैं जिसके आधार पर कोई संगठन एक आतंकवादी संगठन बनता है। तो पहला है कमिट्स और पार्टिसिपेट इन एक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि कोई आतंकवादी काम करना या किसी भी आतंकवादी काम से जुड़े रहना। यानी अगर कोई खुद एक आतंकवादी काम करता है या किसी भी तरह से उससे हिस्सा लेता है तो वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा और प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरा है प्रिपेयर फॉर टेररिज्म,
आतंकवाद की तैयारी करना, यानी कि आतंकवाद फैलाने के मकसद से चीज़ें जुटाना और प्लानिंग करना जिससे आतंकवाद फैले। और अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसी कंडीशन के तहत किया जाएगा। और तीसरा है प्रमोट्स और इंकरेज टेररिज्म, यानी आतंकवाद को खुद से ना करके उसको इंकरेज करना ताकि दूसरे लोग आतंकवाद के लिए प्रेरित हो और इससे आतंकवाद बढ़े। पीएफआई भी इसके तहत बैन हो सकता है। और फिर है इज़ अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, और इसके अलावा दूसरा किसी भी तरीके से आतंकवाद से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि किसी की मदद करना, फंडिंग करना और इसके टच में रहना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी व्यक्ति या किसी संगठन को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाता है। और जब कोई संगठन को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो इसकी फंडिंग गैरकानूनी हो जाती है और इससे जुड़े हुए लोगों को अपराधी माना जाता है। यूएपीए के सेक्शन 38 के अनुसार कोई भी पर्सन अपने आप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है या वो ये मानता है कि फला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है ताकि वो टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाए और कोई टेरर एक्ट करे तो उसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और इसके अलावा यूएपीए के सेक्शन 20 के अनुसार जो आतंकवादी काम करते हैं उनको सज़ा का प्रावधान दिया गया है। बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है और वो किसी टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है तो उसको आजीवन जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, जहाँ पहले सेक्शन 38 को यूएपीए में सिर्फ मेंबरशिप और एक्टिविटीज़ को लाने के काम के लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, तो सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए में किसी टेररिस्ट एक्ट के इन्वॉल्वमेंट को लेकर सज़ा और आजीवन कारावास और फाइन दोनों है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या इससे अफेक्टेड कोई पर्सन, संगठन को इससे निकाला जा सकता है या नहीं। तो देखिए, हाँ, कोई अगर अफेक्टेड हो तो इससे निकलने का रास्ता भी इसमें शामिल है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। इसके लिए अगर कोई पर्सन या संगठन अफेक्ट हुआ है तो वो केंद्र सरकार के पास जा सकता है और केंद्र सरकार से बोल सकता है कि इससे मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर केंद्र सरकार हाँ बोलती है तो ठीक, वरना केंद्र सरकार अक्सर ना ही बोलती है, इसलिए यूएपीए को एक कठोर कानून माना जाता है। लेकिन केंद्र सरकार इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाए तो तब ऐसे में एक रिव्यू कमेटी बनती है जिसको या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सुनेंगे या फिर कोई सीटिंग हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। और इस कमेटी के द्वारा एक जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अगर इस जुडिशियल रिव्यू में इस कमेटी को लगता है कि किसी को गलत आतंकवाद या आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है तो ये कमेटी उसको रिकन्सिडर कर सकती है और ज़रूरत पड़े तो डिसीजन को पलट भी सकती है। लेकिन ये काफ़ी रेयर ही होता है और अक्सर ये कभी होता ही नहीं है। तो इस वजह से यूएपीए बहुत ज़्यादा कठोर कानून है। लेकिन जब किसी आउटफिट को बैन किया जाता है ना, तो तब इसके मेंबर को क्रिमिनलाइज किया जाता है और इससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब सीज कर ली जाती है। और तब किसी ग्लोबल बॉडी जैसे कि एससीओ हो गया या यूरोपियन यूनियन हो गया या यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भी इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित करे और इसके जो टेररिस्ट है या संगठन है उसके खिलाफ एक्ट करे, इसके एसेट्स को फ्रीज करे, उनकी एंट्री और एग्जिट को बंद करे और अपने एरिया में इनको पनाह ना दे, किसी भी तरह की कोई सप्लाई ना की जाए, ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट, और किसी भी प्रकार के कोई भी गोला बारूद और हथियार ना तो इन्हें बेचे जाए और ना ही इन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। और अगर हम पीएफआई की बात करें तो केंद्र सरकार अभी इसके लिए काम कर रही है, लेकिन पीएफआई को बैन करने के लिए में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी छानबीन की जाएगी और फिर लीगल ओपिनियन लिया जाएगा, तब जाकर कोई ठोस सबूत मिलता है तो इसे बैन किया जाएगा। तो अभी इसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, अब देख लेते हैं आगे क्या होता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।